तो प्लीज लेट मी नो, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। गजाला, अभिषेक, बाकी बच्चे कहाँ सो रहे हैं भाई आज? हम्म सुस्त माहौल दिखाई दे रहा है क्लास में। 2 दिन की छुट्टी अगर आपकी हो गई तो इसका मतलब है कि आप ढीले पड़ जाओगे। विपिन कह रहे हैं राम राम। हम्म अब कमेंट आने लगे हमारे पास। नीतू, ऋचा, प्रदीप, रावत, अशोक, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। पुष्पेंद्र जी प्रणाम। देखो बेटा, अभी तक मैंने आपको जो है इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण तक कुछ बातें मैंने पढ़ाई हैं। एक बार मैं आपको फटाफट रिवीजन करा देता हूं। इक्वेशन ऑफ मोशन में एक हमने पढ़ा है आपको v इजगल टू यू प्लस ए टी। एक पढ़ा है मैंने s इजगल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक मैंने आपको पढ़ा है v स्क्वायर इजगल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये आज इसे मैं खत्म करके मोशन की तरफ को बढ़ूंगा मैं। तो फटाफट एक रिवीजन कर लेते हैं बेटा। फिर मैंने आपको बोला कि जो तीनों इक्वेशन मैंने आपको पढ़ाई थी, इन तीनों इक्वेशन में आपको ध्यान रखना है कि तीनों इक्वेशन तभी काम करेंगे अगर वस्तु एक कांस्टेंट एक्सिलरेशन से चल रही हो, एक नियत त्वरण से। और कांस्टेंट एक्सिलरेशन का मतलब मैंने आपको बताया था कि अगर वस्तु का एक्सिलरेशन 6 है तो फिक्स है 6। कांस्टेंट एक्सिलरेशन का मतलब यह है कि अगर वस्तु का एक्सिलरेशन 6 है तो हर सेकंड स्पीड 6 बढ़ रही होगी या हर सेकंड स्पीड 6 घट रही होगी, है ना। तो मान लो कोई वस्तु ने 0 से चलना शुरू किया, एक्सेलरेशन है उसका 2, तो अगर अभी स्पीड 0 है तो 1 सेकंड के बाद 2 हो गई, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन हमने पढ़ा था। एक मैंने आपको बताया था कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले केस में चली गई जो दूरी होती है वो समय के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। लेकिन अगर पेपर में कह दे कि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट में चली गई दूरी समय के समानुपाती होती है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो, वेलोसिटी ना बदल रही हो। इस तरह की बातें अपने क्लास में पढ़ी। उसके अलावा फिर मैंने आपको बताया कि अगर कोई वस्तु नीचे की तरफ गिर रही हो या ऊपर की तरफ जा रही हो तो फिर उसका एक्सेलरेशन होता है जी के बराबर, है ना। और जी की वैल्यू होती है 9.8, जिसे हम न्यूमेरिकल में 10 ले लेते हैं। इसके अलावा मैंने आपको और भी बातें बताई थी कि वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, उसके अंदर का एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। स्पीड और टाइम का ग्राफ है, उसके अंदर का एरिया आपको डिस्टेंस देगा। या डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है तो उसका स्लोप स्पीड देगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ है तो उसका स्लोप वेलोसिटी देगा। ऐसे हमने पढ़ा था। ऐसे एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ है, उसके अंदर का एरिया जो है वेलोसिटी में चेंज देगा। उसके मैंने आपको न्यूमेरिकल भी कराए थे और इन इक्वेशन जुड़े हुए न्यूमेरिकल भी हम क्लास में कर चुके हैं। तो मैं उम्मीद करके चल रहा हूं कि आपको जितना बताया गया आप उतना पढ़ के आए होंगे। इन इक्वेशन का एक बार से फिर से थोड़ा सा यूज होगा जब हम मोशन चैप्टर को पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास है अब वो बेटा हमारा काइनेमेटिक्स से थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हुए, देखो काइनेमेटिक्स में अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? अभी तक हम केवल ये पढ़ रहे थे कि कोई वस्तु मोशन में है। कह रहे सर यूपी पुलिस असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर से का सिलेबस पहले करा दो, एग्जाम में जनवरी में। एग्जाम तुम्हारा अगर 10 दिन बाद हो तो सिलेबस खत्म हो जाएगा। सिलेबस जैसे चल रहा है भाई वैसे चलेगा। ये कोई यूपी रेडियो ऑपरेटर का बैच नहीं है। यूपी रेडियो ऑपरेटर का बैच खत्म मुझे 2 महीने हो गए हैं। तो जो बच्चे सीरियस हैं जिन्हें पढ़ना था वो 6 महीने पहले जून में बैच आया था तब ले चुके हैं। वो 1.5-2 महीने पहले बैच भी खत्म कर चुके हैं, वो रिवीजन कर रहे हैं। तुम्हारा सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ है। तो ये कोई यूपी रेडियो ऑपरेटर का बैच नहीं है, मैं करा रहा हूँ वही टॉपिक पहले, वो बात अलग है, जितने हो जाएंगे ठीक है, पर कोई गारंटी नहीं है ना। तो यार आप लोगों के साथ ये बड़ी समस्या है। बस जब तक डेट शीट नहीं आ जाएगी, 20 दिन बाद पेपर नहीं होगा तब जाके जगते हो और फिर उसके बाद मास्टर जी के हर क्लास में ये मेरा पेपर है 20 दिन बाद। क्या करें भाई? ग्रेजुएशन 3 साल में की थी या किसी बच्चे की 6 महीने में करा दी थी कॉलेज वालों ने कि जी मुझे एक फॉर्म निकल रहा है 6 महीने बाद ग्रेजुएशन चाहिए उसमें, तो 3 साल का कोर्स 6 महीने में करा दो। तो ऐसा तो नहीं हो पाएगा, है ना। जिनकी पहली क्लास है पहले पीछे की सारी क्लास देख कर आओ, वरना कुछ पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है क्लास में, ठीक। तो बेटा देखो अभी तक हम जो क्लास में पढ़ रहे थे उसमें ये पढ़ रहे थे कि एक ऑब्जेक्ट मोशन में है,
उसकी कुछ वेलोसिटी है, तो कुछ समय के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये सारी बातें हमने पढ़ी। पर हमने ये नहीं समझा कि वस्तु मोशन में तो है, वस्तु भाग तो रही है, पर उसके मोशन के पीछे की वजह क्या है, उसके कारण पे हमने ध्यान नहीं दिया। बस हम सीधे केवल मोशन पढ़ रहे कि वस्तु 20 की वेलोसिटी से भाग रही है, वेलोसिटी 25 हो गई या 20 से 15 हो गई। अब हम उसके कोज, उसके कारण पे भी ध्यान देंगे कि कोई वस्तु की वेलोसिटी जो 20 से 25 हो रही है या 25 से 20 हो रही है, वो वेलोसिटी बढ़ या घट क्यों रही है, वो फोर्स बल की वजह से होता है। अब हम धीरे धीरे उनकी तरफ को भी आना शुरू कर देंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले मैं आपके सामने यहाँ पे अरिस्टोटल, अरस्तु की कुछ स्टेटमेंट बताऊंगा, उनसे क्वेश्चन भी आ रखा है, पीडीएफ का क्वेश्चन भी दिखाऊंगा आपको मैं। फिर आऊंगा मैं गैलीलियो पे, और फिर हम आएंगे फाइनली जिसके बारे में डिटेल में पढ़ना है, न्यूटन के नियमों पर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अरिस्टोटल की बातें। अरस्तु साहब ने हमें क्या कहा उस बात में हम, अरिस्टोटल। तो जो बच्चा वैसे भी अगर अभी कोई तैयारी करने लगेगा ना यूपी रेडियो ऑपरेटर की, और वो सोच रहा है कि उसका पेपर निकल जाएगा, तो वो अपने आप को धोखा दे रहा है, कुछ होना नहीं है उसका। भाई जिस भी पेपर की आप तैयारी करते हो, जिसका फॉर्म भरते ही ये मान के चलो कि उस पेपर पे आपको 1-1.5 साल देना पड़ेगा। सरकारी नौकरी मिल रही है ना हर एक पेपर से, तो जैसे उसका फॉर्म भरो तो उसकी तैयारी में लग जाओ। उसका पेपर जितना लेट होगा, तो अगर आप बहुत तेज नहीं है पढ़ने में, तो आपके सिलेक्शन के चांस और ज्यादा बढ़ेंगे कि भाई जितना लेट होता रहेगा आप ज्यादा सीखते रहोगे। समस्या क्या है, बच्चों के साथ पहले फॉर्म भर देंगे, फिर 1-2 महीने सो जाएंगे, फिर खुशफुसाट करेंगे आपस में, इसका पेपर कब हो सकता है, कोई कहेगा भाई 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, फिर आराम से बैठ जाएंगे। और जब बिल्कुल लगेगा कि अब उसकी जब आई जाएगी डेट शीट ही आ जाएगी कि भाई साहब अगले महीने या 20 दिन के बाद पेपर है, अब उनके अंदर घबराहट होती है उन्हें। तो ये बड़ा गड़बड़ मामला है। आप बिल्कुल बिना सोचे कब पेपर है कब नहीं, कोई भी फॉर्म भरने के बाद उसकी तैयारी में लग जाओ ईमानदारी से। ऐसा समझ के करो कि जैसे 1 महीने बाद ही पेपर है, उस इंटेंसिटी से करोगे तो बढ़िया रहेगा, है ना। चलो अब आज की क्लास बेटा हमारी यहाँ से शुरू हो रही है, तो जो बच्चे थोड़ा लेट भी हो गए आज, तो अगर यहाँ से भी समझना शुरू करेंगे तो उनका फायदा हो जाएगा। क्योंकि पीछे जो मैंने बताया वो केवल जो हम पहले पढ़ चुके हैं उसका मैंने एक मोटा सा रिवीजन कराया था केवल। अब देखो ये जो बेटा अरिस्टोटल है, अरस्तु हैं, इन्होंने हमें 2 स्टेटमेंट दी। पहले इनकी स्टेटमेंट देखो क्या है, तो ये एक्चुअल में क्या है बेटा, एक फिलोसफर थे, दार्शनिक। फिलोसफर लोग वो होते हैं जो आसपास की चीजों को देखकर एक अपना एक थॉट बनाते हैं, एक अपना कोई एक फिलोसफी, अपना एक दर्शन जो उन्होंने आसपास को देख के जो समझा, उस हम दर्शन कहते हैं, फिलोसफी कहते हैं, तो वो बताते हैं। तो इन्होंने कहा, इनकी एक स्टेटमेंट थी अरिस्टोटल की, इन्होंने कहा कि कोई भी वस्तु जो है आप उसे कितनी भी स्पीड से फेंक लो, कितना भी तेज फेंक लो, आपने किसी वस्तु को फेंक दिया तो कुछ देर के बाद वो अपने आप से रुक जाएगी। इन्होंने कहा कि सबसे कहा 50 लोग खड़े किए, मान लो कि सब लोग पत्थर फेंको, कोई डंडा फेंको, कोई कुछ फेंको, जो भी आपके हाथ में सब सामान फेंक दो। क्या वो एक बार आप फेंक दोगे, क्या जीवन भर वो चलता रहेगा, अनंत समय तक चलता रहेगा? नहीं, कुछ सेकंडों के बाद, कुछ मिनट के बाद, कुछ घंटे के बाद वो चीज रुकी जाएगी। तो उनकी पहली स्टेटमेंट थी कि एनी ऑब्जेक्ट स्टॉप्स इटसेल्फ आफ्टर सम टाइम। प्रत्येक वस्तु कुछ समय के बाद स्वयं रुक जाती है। प्रत्येक वस्तु कुछ समय के बाद स्वयं रुक जाती है। अच्छा, अब सेकंड स्टेटमेंट क्या है बेटा इनकी, स्टेटमेंट 2। अब इन्होंने कहा कि देखो कोई भी वस्तु कुछ समय के बाद खुद रुक जाएगी। तो इन्होंने कहा कि अगर आप चाह रहे हैं कि कोई वस्तु खुद से ना रुके, है ना, तो क्या करें? इन्होंने कहा कि अगर भाई साहब आप ये चाह रहे हैं कि कोई भी वस्तु एक समान गति में बनी रहे, उसकी गति ना तो कम हो ना उसकी गति ज्यादा हो, आप चाह रहे हैं कि उसकी गति बनी रहे, एक समान गति बनी रहे, वो यूनिफॉर्म मोशन बनी रहे, तो उसके लिए आपको फोर्स, बल लगाना पड़ेगा। जैसे उन्होंने कहा कि आप साइकिल चला रहे हो और आपने साइकिल में कुछ पेंडल मारे और आपकी साइकिल भागते भागते उसकी स्पीड हो गई 20,
और आपने पेडल मारने बंद कर दिए तो कुछ समय के बाद आपकी साइकिल खुद ब खुद रुक जाएगी। लेकिन आप चाह रहे कि मेरी साइकिल लगातार 20 की स्पीड पर ही चलती रहे, लगातार 20 पे चलती रहे, तो आपको लगातार कांस्टेंट एफर्ट लगाना पड़ेगा, लगातार आपको पेडल मारने पड़ेंगे, तो आपकी साइकिल जो है 20 की स्पीड में बनी रहेगी। तो सेकंड इन्होंने स्टेटमेंट कहा कि फॉर मेंटेन यूनिफॉर्म मोशन an external force is required। एक समान गति बनाए रखने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है। ये स्टेटमेंट है अरिस्टोटल की। एक समान गति बनाए रखने के लिए, एक समान गति बनाए रखने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है। अच्छा, आज तक आपने जितनी फिजिक्स पढ़ी है उसके आधार पर मुझे बताओ कि जो दो स्टेटमेंट ये अरस्तु साहब ने दी है, अरिस्टोटल ने दी है, ये दोनों की दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, या कोई एक सही है कोई एक गलत है? क्या लगता है आपको, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है, या दोनों ही सही हैं या दोनों ही गलत हैं? जितना आपने आज तक पढ़ा उस आधार बताओ। सूरज भाई सब बताएंगे, भावुक मत हो, तब आएगा। जो अरस्तु ने बताया है ये दो स्टेटमेंट, आपको क्या लगता है इनमें? हाँ भाई, विकास बिल्कुल है। प्रजापति, विपिन, मनोज, इन तीनों का लाइन से गलत है। जो बच्चे कह रहे हैं कि दोनों स्टेटमेंट सही है, उन सबका गलत है। बेटा ये स्टेटमेंट भी गलत और ये भी गलत। देखो, एरिस्टोटल के बाद में आए गैलीलियो। गैलीलियो ने कहा अकॉर्डिंग टू गैलीलियो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ये बेटा गलत है। अकॉर्डिंग टू गैलीलियो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। ये बेटा दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। अब इसके बारे में उन्होंने क्या बोला गैलीलियो साहब ने, अब उस पर आओ। उन्होंने कहा भाई साहब ये भी गलत और ये भी गलत। अब गैलीलियो ने क्या कहा, अब इसकी स्टेटमेंट देखो आप। गैलीलियो पूरा नाम है इनका। तो गैलीलियो साहब की पहली स्टेटमेंट क्या है? इन्होंने कहा कि ये जो अरस्तु ने बोला है कि कुछ समय के बाद कोई वस्तु स्वयं रुक जाती है। इन्होंने कहा भाई साहब स्वयं कुछ नहीं होता, अपने आप से कुछ नहीं होता। अगर कोई वस्तु रुक रही है तो 100% उस वस्तु के ऊपर कोई ना कोई बाह्य बल, एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है। फोर्स जो है ना, वही एक ऐसी चीज है जो चलती हुई वस्तु को रोक सकता है या रुकी हुई को चला सकता है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल गलत है, कोई वस्तु खुद से रुक जाती है ना, खुद से कुछ नहीं हो रहा है। ये एक्चुअल में हो क्या रहा है, जो आपको लगता है डेली लाइफ में कि आपने कोई पत्थर फेंका और कुछ समय के बाद वो रुक गया, एक्चुअल में हो क्या रहा है कि उसके ऊपर जमीन का फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल काम कर रहा है। तो घर्षण बल उसकी गति को रोक रहा है। ये हवा का प्रतिरोध भी रोक रहा है। जैसे आप जब साइकिल चला रहे हो और आपने साइकिल चलाते चलाते आपकी साइकिल की स्पीड 30 पहुंच गई, आपने पेडल मारने बंद कर दिए, तो आपकी साइकिल 30 से 0 क्यों हो रही है? एक तो जो जब आप साइकिल में बैठे हो तो जो हवा है, जो एयर है आपकी बॉडी पर टकरा रही है, साइकिल पर टकरा रही है, वो स्पीड को कम कर रही है। एयर रेजिस्टेंस काम कर रहा है। और एक जमीन जिसके ऊपर टायर चल रहे हैं वो भी फ्रिक्शन भी काम कर रहा है। इन्होंने कहा कि अगर कभी ऐसा हो
कि आप कोई वस्तु लो और उसे एक बार 20 की स्पीड से फेंक दो, अगर उसे रोकने के लिए कोई बाह्य बल, एक्सटर्नल फोर्स ना हो, तो वस्तु अपने आप कभी नहीं रुक पाएगी, पूरे अनंत समय तक इस ब्रह्मांड में चलती जाएगी। तो अगर मैं अभी क्या करूं, यूनिवर्स में, अंतरिक्ष में कोई पत्थर अगर 20 की स्पीड से फेंक दूं, तो बेटा पत्थर पूरे जीवन भर 20 की स्पीड से चलेगा, जब तक कि अंतरिक्ष में कोई और प्लेनेट पर जाकर ना टकरा जाए, किसी और प्लेनेट की ग्रेविटी उसे ना खींच ले अपनी तरफ। अगर बिल्कुल खाली जगह में चलता जाएगा तो पूरा आजीवन अरबों खरबों साल तक वो लगातार 20 की स्पीड से भागेगा। तो उन्होंने कहा कि बकवास है कि कोई वस्तु खुद ब खुद रुक रही है, खुद कुछ नहीं हो रहा है, वो तो फोर्स तसले रुक रहा है उसे। जैसे अगर आप देखो, जैसा भौतिक स्मूथ कोई सरफेस ले लो जहां पे फ्रिक्शन भौतिक ना के बराबर हो, और एयर रेजिस्टेंस अगर आप वैक्यूम ले लें, निर्वात ले लें, निर्वात का मतलब होता है जहां हवा का प्रतिरोध ना हो, और कोई वस्तु एक ऐसे सरफेस पे छोड़ दी जाए जिसमें भौतिक कम फ्रिक्शन हो और हवा का प्रतिरोध भी ना हो, तो वस्तु भागती जाएगी, बहुत दूर तक चली जाएगी वो, और वही उबड़ खाबड़ सरफेस बहुत जल्दी रुक जाती है। हाँ भाई, एक तो ना बीच में जो बच्चा है वो बीच में मत आया करो डिस्टर्ब करने। सबसे पहली क्लास देखो, सब में बता रखा हमने कौन से बैच किस किस बैच के लिए पेपर के लिए इंपोर्टेंट है, किसके लिए इंपोर्टेंट नहीं है। चलती क्लास मत डिस्टर्ब किया करो, और पहले पीछे की सारी क्लास देख कर आओ, तब आना नई क्लास में। तो इन्होंने कहा, गैलीलियो ने कहा कि नथिंग हैपन इटसेल्फ, स्वयं कुछ भी नहीं होता है, नथिंग हैपन इटसेल्फ, स्वयं कुछ नहीं होता, नथिंग हैपन इटसेल्फ टू स्टॉप एन ऑब्जेक्ट, टू स्टॉप एन ऑब्जेक्ट एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड। इन्होंने कहा, गैलीलियो साहब ने कहा, स्वयं कुछ नहीं होता है, स्वयं कुछ नहीं होता है किसी वस्तु को रोकने के लिए, किसी वस्तु को रोकने के लिए एक बाह्य बल की आवश्यकता होती है। ठीक, अब आई स्टेटमेंट 2। अब इन्होंने स्टेटमेंट 2 को भी गलत कहा था, अब उस पर आ जाओ। तो जैसे बेटा हमें अरस्तु ने क्या कहा था कि अगर आपको एक समान गति बनाए रखनी है तो बाह्य बल की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने कहा नहीं, ये बकवास है। ये इन्होंने कहा कि एक समान गति बनाए रखने के लिए बल की जरूरत नहीं होती है, बल की जरूरत होती है किसी वस्तु के अंदर एक्सेलरेशन, त्वरण पैदा करने के लिए। एक्सेलरेशन पैदा करने का मतलब बताया था मैंने, एक्सेलरेशन के 3 मतलब है, किसी वस्तु की स्पीड बढ़ानी है या घटानी है, उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, तभी बल चाहिए। इन्होंने कहा अगर आपको एक समान गति बनाए रखनी है, किसी बल की जरूरत नहीं है। कोई वस्तु अगर एक बार 20 की स्पीड से भाग रही, लगातार खुद ही 20 से भागती रहेगी वो। अगर आपको उसकी स्पीड 20 से 18 करनी हो, 20 से 22 करनी हो, तो आपको बाह्य बल चाहिएगा। सबने कहा आप कैसी बातें कर रहे हो, अरिस्टोटल ने वो कितना बढ़िया बताया था। आप साइकिल में बैठे हो, आपने पेंडल मारे, साइकिल की स्पीड 20 हो गई, और आप कह रहे हो जी एक समान गति बनाए रखने के लिए बल की जरूरत नहीं होती, आप पेंडल मारना बंद कर दो, साइकिल तो रुक जाएगी। इन्होंने कहा नहीं, एक मिनट सुनो। अगर आप जब साइकिल पर चल रहे हो, आपकी साइकिल 20 की स्पीड में पहुंच गई है, तो उसकी स्पीड 20 बनाए रखने के लिए आपको डेली लाइफ में पेंडल इसलिए मारने पड़ रहे हैं क्योंकि अगर आप पेंडल नहीं मारोगे ना, तो उस 20 की स्पीड को कम करने के लिए एयर का रेजिस्टेंस, हवा का प्रतिरोध और जमीन का फ्रिक्शन काम कर रहा है। तो उन्हें ओवरकम करने के लिए कि हवा का प्रभाव और जमीन का फ्रिक्शन स्पीड को कम ना कर दे, इसलिए आपको पेंडल मारने पड़ रहे हैं। अगर हवा हो ही ना और ये जमीन का फ्रिक्शन हो ही ना स्पीड कम करने के लिए, तो साइकिल के आपने जैसे स्पीड बढ़ा के 20 की, अगर आप पेंडल मारना बंद कर दोगे तो लगातार आपकी साइकिल 20 पे चलती रहेगी। अगर आप कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई घर्षण नहीं है, कोई हवा का प्रतिरोध नहीं है, और 20 के बाद भी अगर आपने पेंडल मारने जारी रखे तो 20 से 22, 24, 26 लगातार आपकी स्पीड बढ़ती रहेगी। तो उन्होंने कहा कि एक समान गति के लिए बल की आवश्यकता नहीं है, बल की आवश्यकता होती है किसी वस्तु के अंदर त्वरण पैदा करने के लिए, उसकी स्पीड बढ़ाने, घटाने, डायरेक्शन चेंज करने के लिए, वस्तु को एक्सेलरेट कराने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है। पर डेली लाइफ में हमें ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है कि हम एक समान गति बनाए रखने के लिए बल लगा रहे हैं। नहीं, एक समान गति बनाए रखने के लिए बल नहीं लगा रहे हैं, उस एक समान गति को कम करने के लिए जो फोर्स काम कर रहे हैं, उन फोर्स का प्रभाव कम करने के लिए हमें बल लगाना पड़ रहा है। अगर वो बल हो ही ना कि जो उस गति को कम कर रहे हो, तो हमें भी लगाना नहीं पड़ेगा। अगर मान लो कभी ऐसा हो कि आप साइकिल पे जा रहे हैं और आपने साइकिल की स्पीड 15 कर दी, अगर उस स्पीड को कम करने के लिए कोई भी फोर्स नहीं है,
तो आपको पेंडल मारने की जरूरत नहीं है, लगातार 15 पे आपकी साइकिल चलेगी, क्योंकि एक समान गति के लिए किसी बल की जरूरत नहीं है। अगर आपने पेंडल मार दिया तो स्पीड 15 से 16 हो जाएगी, 17 हो जाएगी। अभी हमारे साथ मजबूरी क्या है, हमें क्यों पेंडल मारने पड़ रहे हैं? स्पीड 15 पहुंची, अगर हम पेंडल मारना बंद कर देंगे तो कुछ फोर्स 15 से 10 करने लगेंगे। तो जो स्पीड 15 से 10 कर रहे हैं, फ्रिक्शन, हवा का प्रभाव, तो वो 15 से 10 ना कर दें, तो इसलिए हमें फोर्स लगाना पड़ रहा है ताकि 15 ही बनी रहे। तो इन्होंने कहा कि सेकंड स्टेटमेंट में कि नो एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर यूनिफॉर्म मोशन। एक समान गति के लिए किसी बल की आवश्यकता नहीं होती है। नो एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर यूनिफॉर्म मोशन। एक समान गति के लिए किसी बल की आवश्यकता नहीं होती है। एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। बाह्य बल की आवश्यकता त्वरण पैदा करने के लिए होती है। एक समान गति के लिए बाह्य बल की आवश्यकता नहीं होती है। बाह्य बल की आवश्यकता त्वरण उत्पन्न करने के लिए होती है। तो यानी कि अगर आप एक्सेलरेशन पैदा करना चाह रहे हैं, एक्सेलरेट करना चाह रहे हैं वस्तु के अंदर, अगर त्वरण पैदा करने का मतलब है उसकी स्पीड बढ़ाना चाह रहे हैं, घटाना चाह रहे हैं, उसकी डायरेक्शन बदलना चाह रहे हैं, तो जब भी वो आपको वस्तु में एक्सेलरेशन पैदा करना है, बेटा एक्सेलरेशन पैदा करने का मतलब होता है वस्तु की वेलोसिटी, उसके वेग में चेंज करना। वेलोसिटी चेंज यानी कि स्पीड बदलो या डायरेक्शन बदलो, ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं क्लास में पहले। तो किसी वस्तु के अंदर आप एक्सेलरेट कराना चाह रहे हैं, उसके अंदर त्वरण पैदा करना चाह रहे हैं, तो आपको फोर्स चाहिए कि कोई वस्तु अच्छी खासी 15 से भाग रही थी, उसकी स्पीड 15 से बढ़ा के 25 करनी है, तो आपको धक्का मारना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। वस्तु अच्छी खासी 15 भाग रही थी, स्पीड 10 करनी है, अपनी तरफ को धक्का मारना पड़ेगा। कोई वस्तु अच्छी खासी जा रही है, आपको उसे मोड़ना है, तो आपको फोर्स लगा के उसके डायरेक्शन को बदलना पड़ेगा। तो यानी कि जब भी आपको एक्सेलरेशन दिखेगा तो ये फोर्स चाहिए। मैं आपको आगे दिखाऊंगा पीडीएफ से कुछ क्वेश्चन, लंबा चौड़ा क्वेश्चन होगा, ये वो पूरी कहानी लिखेगा और लास्ट में कहेगा कि बताओ वस्तु की वेलोसिटी कांस्टेंट बनाने के लिए कितना बल चाहिए। तो जहां भी आपको दिखे कि वस्तु की वेलोसिटी कांस्टेंट बनाए रखनी है, वेलोसिटी कांस्टेंट बनाने का मतलब यह कि एक्सेलरेशन जीरो, तो जहां भी एक्सेलरेशन जीरो पैदा करना है तो आप बोलेंगे वस्तु के ऊपर बाह्य बल शून्य, जीरो। अगर वस्तु के ऊपर बल लगेगा तो भैया वो एक्सेलरेशन पैदा करेगा, वो वेलोसिटी में चेंज करेगा। अगर आप चाह रहे हैं कि वेलोसिटी वही बनी रहे जो थी, वेलोसिटी यानी कि ना स्पीड बदले ना डायरेक्शन बदले, तो किसी फोर्स की जरूरत ही नहीं है। पर जब मैं आगे कराऊंगा आप इस बात को ध्यान दे ही नहीं पाओगे, बहुत सारे बच्चे गलत आंसर देंगे। याद रखना, जिस भी क्वेश्चन में, जिसमें न्यूमेरिकल में पूछ ले जाए कि वस्तु की वेलोसिटी कांस्टेंट बनाए रखने के लिए, एक समान वेग बनाए रखने के लिए नेट फोर्स कितना चाहिए, आप बोलेंगे अगर वेलोसिटी कांस्टेंट बनाए रखनी है, ना तो स्पीड बदलनी ना डायरेक्शन बदलनी, तो नेट फोर्स जीरो। अब देखो दोबारा समझते हैं बात को। एरिस्टोटल ने क्या कहा हमारे से कि कोई भी वस्तु कुछ समय के बाद अपने आप से रुक जाएगी। गैलीलियो ने कहा ये गलत है, बकवास है, कोई प्रत्येक वस्तु कुछ समय के बाद रुक जाएगी। गलत इसलिए स्टेटमेंट है क्योंकि अपने आप से कुछ नहीं होता है। अगर कोई वस्तु रुक रही है तो यानी कि 100% उस पर कोई फोर्स लग रहा होगा जो उसे रोक रहा है। सेकंड वाले में इन्होंने कहा था कि अगर आप एक समान गति बनाए रखना चाहते हैं तो बाह्य बल आपको लगाना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि नहीं, एक समान गति के लिए बाह्य बल की जरूरत नहीं होती है, बल की जरूरत होती है वस्तु के अंदर त्वरण पैदा करने के लिए, एक्सेलरेशन पैदा करने के लिए। तो अगर आप वस्तु की वेलोसिटी बढ़ाना चाह रहे हैं, घटाना चाह रहे हैं, उसकी डायरेक्शन बदलना चाह रहे हैं, तो आपको फोर्स चाहिए, अदरवाइज एक समान गति के लिए किसी बाह्य बल की जरूरत नहीं है। ठीक, डे लाइफ से हमें ऐसा अलग सा क्यों लगता है? क्योंकि मैंने कहा कि डे लाइफ में जो वस्तु एक समान गति से चल रही है उसकी स्पीड को कम करने के लिए कोई फोर्स काम कर रहा है, तो फोर्स स्पीड कम ना कर दे, तो उस फोर्स को प्रभाव समाप्त करने के लिए हमें बाहर से आपको साइकिल में पेंडल मारते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो उस चीज को अलग से आपको दिमाग में रखना है। अच्छा, एक बार पेपर में क्वेश्चन आया कि इनमें से कौन ऐसा था जिसने
फ्रिक्शन को, घर्षण को कंसिडर नहीं किया। उसने लिख दिया साइंटिस्टों के नाम, एरिस्टोटल, गैलीलियो, न्यूटन, व्यूटन, आइंस्टीन, ऐसे कुछ लिख दिए 3-4 नाम। तो आपको पता है कि वो काम एरिस्टोटल का था, इसने फ्रिक्शन के दिमाग में रखा ही नहीं। ये कह रहा है कि कोई वस्तु कुछ समय के बाद खुद रुक जाती है, तो खुद रुक जा कहां रही है, तो फ्रिक्शन, घर्षण रोक रहा है। तो फ्रिक्शन को अकाउंट में किसने नहीं लिया, किसने घर्षण को पिक्चर में नहीं लिया, तो आप बोलेंगे एरिस्टोटल ने लिया। अच्छा, अब बेटा मैंने कहा था कि एरिस्टोटल की जो दोनों स्टेटमेंट है, गैलीलियो ने कहा कि दोनों की दोनों गलत हैं, पहली भी दूसरी भी। अब गैलीलियो की 2 स्टेटमेंट आपके सामने आई, इसके बाद में आए न्यूटन साहब। तो अब मुझे एक चीज बताओ, जो गैलीलियो की 2 स्टेटमेंट है, आज तक जितनी फिजिक्स आपने पढ़ी है, उस आधार पर ये गैलीलियो की कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है? दोनों सही है कि दोनों गलत हैं? बताओ। कार्तिक, विपिन, बेटा देखो, ये जो गैलीलियो साहब ने 2 स्टेटमेंट दी है, दोनों की दोनों सही हैं, इनमें कोई गलती नहीं है। जितना तक हमने फिजिक्स पढ़ा है, उस आधार पर ये स्टेटमेंट भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही है। बस क्या हुआ कि जो उसके बाद न्यूटन आए, देखो जिस साल गैलीलियो मरे उसी साल न्यूटन का जन्म हुआ। न्यूटन ने बस क्या किया, जो गैलीलियो साहब ने स्टेटमेंट दी थी ना, उसने थोड़ा साफ सुथरे तरीके से, थोड़ा सा फॉर्मूला वॉर्मूला बना के, थोड़ा बढ़िया तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट किया। तो गैलीलियो साहब की कोई स्टेटमेंट में कोई गलती नहीं है। तो वेक्टर, सचिन, विपिन, कार्तिक जो बता रहे हैं, मनोज, बेटा दोनों स्टेटमेंट सही है ना। फर्जी ऐसे होशियार बनकर स्टेटमेंट गलत नहीं कर देने की, जी दोनों गलत हैं, एक गलत है, एक जो बच्चे बोल रहे हैं, दोनों की दोनों सही, कोई कमी नहीं है। बस न्यूटन आए बाद में, मैंने कहा कि ना थोड़ा सा अच्छे तरीके से उन्होंने लिखा। अब हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा यहाँ, क्योंकि न्यूटन ने थोड़ा सा एक अच्छा से इन्हें बढ़िया सुंदर साफ सुथरा तरीके से लिखा भी है, साथ में फॉर्मूला वगैरह भी दे दिया है, तो उससे न्यूमेरिकल वगैरह करने भी आसान, मतलब न्यूमेरिकल वगैरह भी बन जाएंगे। अब लिखेंगे हम यहाँ पे, हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। यहां पे लिखेंगे हम न्यूटन के गति के नियम। तो न्यूटन साहब ने 3 नियम दिया हमें। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। पहले वाले को हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। सेकंड वाले को हम कहते हैं लॉ ऑफ फोर्स, ये लॉ ऑफ मोमेंटम। बल या संवेग का नियम। थर्ड को हम बोलते हैं एक्शन रिएक्शन लॉ, एक्शन रिएक्शन लॉ, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक। अच्छा, जो जो बच्चे इस क्लास में अभी जुड़े हुए हैं उन्हें बता दूं मैं कि एक, जो बच्चे टेलीग्राम पे मेरे नहीं जुड़े हो जुड़ जाना, क्योंकि अभी मैं 1-2 दिन के बाद में जो बच्चे यूपी रेडियो ऑपरेटर, असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं,
उनके लिए कुछ क्वेश्चन के मैं प्रैक्टिस कराऊंगा मेरे यूट्यूब चैनल पर। अंकुर सर फिजिक्स के नाम से यूट्यूब चैनल है मेरा। तो उसके एक हम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। तो आपकी क्लास में जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ चुके हैं, अभी न्यूटन के नियम अभी हम पढ़ेंगे, तो उसमें थोड़ा सा मैं और अपर लेवल के मैंने क्वेश्चन रखे हैं, थोड़े से और हाई। तो आप चाहो तो उसमें प्रैक्टिस वहां पे कर सकते हैं। तो उसका लिंक मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दिया करूंगा। तो जो बच्चा टेलीग्राम पर नहीं है उन्हें बता दूं मैं कि टेलीग्राम पे आप लिखेंगे अंकुर सर फिजिक्स, ये बिना स्पेस दिए लिखना है, और बहुत सारे चैनल खुलेंगे। जिस चैनल में 20.6 हजार बच्चे होंगे उसे आप ज्वाइन कर लेना। 20.6 के बच्चे जिसमें भी दिखेंगे, है ना। बहुत सारे चैनल हैं, किसी में 2000 बच्चे हैं, किसी में 1700 हैं, किसी में 500 हैं, किसी में 100-200 हैं। तो सब फर्जी चैनल है, उन्हें ज्वाइन मत करना। तो उस पर लिंक डल जाया करेगा, आपको मैं सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो हम जल्दी ही क्लास 2 दिन के बाद स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। अब हमारे पास में बेटा ये आया 3 लो है। फर्स्ट को कह रहे हैं लो ऑफ इनर्शिया, फिर ये सेकंड है लो फोर्स, एक है एक्शन रिएक्शन लो, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब इन तीनों को मैं डिटेल में क्लास में समझना है। सबसे पहले हम आते हैं इस पे, लो ऑफ इनर्शिया पे। अभी मैं ना पहले मोटी मोटी बातें करूंगा इनमें 1-2, फिर डिटेल में 1 बाय 1 हम तीनों को उठाएंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट लो है लो ऑफ इनर्शिया, इस नियम को जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता क्या चलेगा बेटा। ये नियम हमें बताएगा क्वालिटी ऑफ फोर्स के बारे में, बल की क्वालिटी, बल का गुणधर्म, क्वालिटी ऑफ फोर्स के बारे में। तो जो फोर्स की जो क्वालिटी है वो हमें फर्स्ट लॉ से पता चलेगी। जैसे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट लॉ, तो आपको फोर्स की क्वालिटी ये पता चलेगी, भाई फोर्स की ये क्वालिटी है, फोर्स का ये गुण है कि फोर्स किसी रुकी वस्तु को चला सकता है, चलती हुई को रोक सकता है। यानी फोर्स ही वो चीज है जो एक्सेलरेशन पैदा कर सकता है, त्वरण पैदा कर सकता है। तो हम पढ़ेंगे इसमें कि फोर्स क्या है, कि किसी वस्तु की स्टेट बदलनी हो, अवस्था बदलनी हो, रुकी वस्तु को चलाना हो, चलते को रोकना है, चलते की डायरेक्शन बदलनी है, तो ये काम केवल फोर्स कर सकता है। तो फोर्स की क्वालिटी हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ में। सेकंड बेटा हम पढ़ेंगे क्वांटिटी ऑफ फोर्स निकालना, बल का मान, बल का मान ज्ञात करना। देखो फर्स्ट में और सेकंड में क्या फर्क है बेटा। फर्स्ट से आपको ये तो पता चल गया फोर्स की क्वालिटी, कि फोर्स रुकी वस्तु को चला सकता है, चलती हुई को रोक सकता है, ठीक है साहब। पर उस वस्तु को रोकने चलाने के लिए फोर्स चाहिए, तो पर कितना, 10 न्यूटन का चाहिए कि 50 न्यूटन चाहिए? क्या ट्रक को चलाने के लिए भी उतना ही फोर्स चाहिए क्या जितना साइकिल को चाहिए? नहीं। क्या रुके हुए बस को चलाने में उतना ही फोर्स चाहिए क्या जितना स्कूटर को? नहीं। तो फोर्स की क्वांटिटी, उसका मान कैसे ज्ञात करें, वो हमें सेकंड लॉ में पता चलेगा। यहाँ फॉर्मूला हम पढ़ेंगे F=ma वगैरह, उन फॉर्मूले से हम फोर्स की वैल्यू निकाल लेंगे। कितने किलो की वस्तु के अंदर इतना एक्सेलरेशन पैदा करना है तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो सारी बातें आएंगी सेकंड लॉ में। तो अगर बेटा पूछे कि वो कि क्वालिटी ऑफ फोर्स किस लॉ के द्वारा दी जाती है, पहले के द्वारा, और क्वांटिटी ऑफ फोर्स किसके द्वारा दी जाती है, सेकंड के द्वारा, है ना। तो सेकंड आपको देगा क्वांटिटी, क्वांटिटी, और सेकंड वाला आपको बताएगा बेटा आपको फोर्स की क्वालिटी। तो कई बार पेपर में ऐसा लिखा मिलेगा कि क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स किसके द्वारा मिलेगी, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन किसके द्वारा मिलेगी। तो क्वांटिटेटिव, तो क्वांटिटी के हिसाब से डेफिनेशन सेकंड लॉ देता है, और क्वालिटी फोर्स की कौन सा देता है, पहला लॉ। अब आते हैं थर्ड लॉ पे। ये बेटा जो थर्ड लॉ है ये हमें बताएगा, जब इस लॉ को हम पढ़ेंगे तो यहां से अल्टीमेटली निकल के क्या आएगा, ये थर्ड लॉ हमें बताएगा कि फोर्स हमेशा पेयर में, हमेशा युग्म में काम करते हैं। पेयर में काम करने का मतलब यह है कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि किसी वस्तु पर फोर्स लगा बस। अगर आप किसी वस्तु पर फोर्स लगाओगे तो वस्तु भी आपके ऊपर फोर्स लगाएगी, यानी हमेशा आपको फोर्स का जोड़ा दिखाई देगा। अगर मैं किसी दीवार पर मुक्का मारता हूं तो मुक्का मारते ही हम अपने हाथ को ऐसे क्यों करने लग जाते हैं, क्यों दर्द होता है हमारे हाथ में, कि जितना फोर्स हमने दीवार पे लगाया ठीक उतना ही फोर्स दीवार भी हमारे हाथ पे लगाती है। तो फोर्स हमेशा पेयर में काम करेंगे, है ना। हो जाएगा, निसार हो जाएगा। इस थर्ड लॉ हमें बताता है कि फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, बल हमेशा युग्म, जोड़े में कार्य करते हैं। बल हमेशा, फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट, फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, बल हमेशा युग्म में कार्य करते हैं। बल हमेशा युग्म में
कार्य करते हैं। तो ये बताओ, ये बताओ आपको हल्की हल्की एक मोटी मोटी सी बातें समझ में आई कि अगर आपसे कोई कहे कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो हमें क्या बताएगा, फोर्स की क्वालिटी, सेकंड लॉ क्या बताएगा, फोर्स की क्वांटिटी, थर्ड लॉ से हमें क्या पता चलेगा कि बल हमेशा जोड़े में काम करते हैं, अगर किसी वस्तु पर आप बल लगाओगे तो भी आप पर बल लगाएगी, थर्ड लॉ में पता चलेगा। बाकी जब मैंने डिटेल में अभी हम वन बाय वन तीनों लॉ पढ़ेंगे तो जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको हर एक बात पता चल जाएगी। ठीक है, ये लिख लेना, ये बहुत काम की बात है। बहुत सारे बच्चों को पहले लो, सेकंड लो, थर्ड लो तीनों पता है, और जो पेपर में पूछ रहा है कि कौन सा नियम ये बता रहा है, इक्वालिटी किससे पता चलेगी, क्वांटिटी किससे पता चलेगी, फोर्स पेयर में काम करते हैं, वो बच्चों को अल्टीमेटली जो चीज है वो पता ही नहीं है। अब हम इसमें सबसे पहले बेटा मैं पकड़ूंगा यहाँ पे फर्स्ट लो, पहला नियम। एक बार देखो इतना आसान क्वेश्चन आया था हरियाणा के पीसीएस के पेपर में कि लॉ ऑफ इनर्शिया कौन सा लॉ है न्यूटन का, जड़त्व का नियम। तो पूरे ब्रह्मांड को पता है कि लॉ ऑफ इनर्शिया जो है पहले नियम को कहा जाता है जड़त्व का नियम। ठीक है, अब इसमें हम सबसे पहले तो हम इनर्शिया शब्द को समझेंगे कि ये इनर्शिया क्या बला है। जड़त्व, ठीक, देखो जड़त्व, सही बोल रहा हूं मैं हिंदी में, जड़त्व या इनर्शिया है ना। देखो हिंदी वाली प्रोनाउंसिएशन मुझे लग रहा है कहीं जड़त्व ठीक लग रहा है, चलो इंग्लिश में बोल लेते हैं इनर्शिया। तो बेटा देखो इनर्शिया क्या बला है, क्या बीमारी है, ऐसे समझो। देखो न्यूटन साहब ने हमारे से बताया कि देखो कोई भी जो वस्तु है ना, हर एक वस्तु के पास एक क्वालिटी है, एक गुण है। क्या गुण है साहब, कि हर एक वस्तु के पास ये क्वालिटी है, ये गुण है कि कोई भी वस्तु जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में लगातार बने रहना चाहती है। अगर आप उसकी स्टेट को चेंज करने की कोशिश करोगे तो उसका विरोध करेगी। जैसे आप कोई पत्थर देख लो पड़ा हुआ है, तो ऐसा क्यों नहीं होता आप उस पत्थर को ऐसे करो चल साइड में हो जा, और पत्थर तुरंत यहां से यहां बैठ जाए, नहीं, आपको उसके ऊपर ताकत लगानी पड़ रही है। क्यों, क्यों विरोध कर रहा है, कह रहा भाई साहब मैं मुझे बैठे रहने दो, मैं 10 साल से इस गली में इस कोने पे बैठा हूं, ये मेरी जगह फिक्स हो गई है, आप कह रहे नहीं हट जाए यहां से, वो नहीं हट रहा है, फिर आपको बहुत ज्यादा वो विरोध करेगा, फिर आप क्या करोगे, जेसीबी मशीन बुला के उसे हटवाओगे, क्योंकि भाई वो पत्थर विरोध तो करेगा पर वो विरोध एक लेवल तक ही तो कर सकता है, फिर आपने आगे बड़ी सी मशीन बुलाई हटवा दिया उसे। तो कोई भी वस्तु जो है उसके अंदर एक गुण होता है कि वो अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करे। वो कह रही भाई साहब मैं जहां पर हूं मुझे क्यों चला रहे हो, तो रुकी वस्तु चलना नहीं चाहती, उसका विरोध करती है। ऐसे चलती वस्तु रुकना भी नहीं चाहती। आप गाड़ी चला रहे हैं, 100 की स्पीड पे गाड़ी जा रही है, आप गाड़ी से क्या कहो, हल्का सा ब्रेक लगाओ हल्के से और बोलो कि रुक जा, एकदम नहीं रुकती वो। क्यों, आपको खींच के ब्रेक क्यों मारने पड़ रहे हैं, क्योंकि जब आपकी गाड़ी चल रही है अब वो अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करेगी। चलती हुई गाड़ी रुकना नहीं चाह रही, अगर आपको उसको रोकना है तो जबरदस्ती आपको उसे टायरों पर ब्रेक चिपकाकर फोर्स लगाकर उसे रोकना पड़ेगा। ऐसे ही आपकी बाइक चल रही है, तो आपकी बाइक चलते चलते अगर आपको मोड़ना है तो आपको फोर्स लगा के मोड़ना पड़ेगा। तो किसी वस्तु का वो गुण कि वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करे। चलती हुई वस्तु अपने रुकना नहीं चाहती, रुकी हुई चलना नहीं चाहती, और चलती हुई अपनी दिशा भी बदलना नहीं चाहती। तो किसी वस्तु की वो क्वालिटी जिसकी वजह से वस्तु अपनी अवस्था में अपनी स्टेट में परिवर्तन का विरोध करती है, उस विरोध करने की जो क्वालिटी है उसको हम इनर्शिया कहते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम। हालांकि वो बात अलग है कि वस्तु की जो क्वालिटी है कि भाई वो अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध कर रही है, वो ऐसा केवल तब तक ही कर पाएगी जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल नहीं लगेगा। ये बल लगा दोगे बट तो उसकी स्टेट चेंज होनी है, रुकी वस्तु चल पड़ेगी, चलती रुक पड़ेगी या डायरेक्शन बदल जाएगी। वो बात अलग है कि वो फोर्स कितना चाहिए होगा रोकने के लिए, चलाने के लिए, उसकी हम बात करेंगे आगे। पर अभी के लिए समझो कि वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का जो विरोध करती है, कि वो कह रही कि नहीं मुझे मत चलाओ, मुझे मत रोको, वो जो उसका गुण है विरोध करने वाला, उसके अंदर जो एक आत्मसम्मान है उसका कि नहीं जैसा मैं हूं वैसे ही रहना है, जो अपने आत्मसम्मान के साथ जो विरोध कर रही है वो इनर्शिया है। तो यहां पर लिखेंगे हम द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द एबिलिटी of an object due to which the ability of an object due to which it resist
any change due to which it resists any change in due to which it resists any change in its state of rest, motion or direction is called inertia। हिंदी में लिखेंगे किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जिसकी वजह से, किसी वस्तु का वह गुण जिसकी वजह से वस्तु अपनी, इसकी वजह से वस्तु अपनी विराम, कोमा गति या दिशा की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, जड़त्व कहलाता है। बेटा इनर्शिया की डेफिनेशन आ जाती है पेपर में कि ऑब्जेक्ट की एबिलिटी कि वो अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करे, इस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं? इनर्शिया। इसे हम क्या कहते हैं? जड़त्व। तो साथ साथ लिखते रहना सभी बच्चे डेफिनेशन। और भाई टाइम से आया करो क्लास में। नीतीश, अर्चना, 2-3 बच्चे और आए थे बीच में गुड मॉर्निंग करने। आपको क्लास की टाइमिंग नहीं पता, 11:15 की भाई टाइमिंग है। देखो समय से आना बहुत जरूरी है। जितना आप समय का सम्मान करोगे, समय आपको सम्मान करेगा, है ना। टाइम का सम्मान ना करने वालों का समय भी नहीं करता। ये बातें क्या है कि अभी दार्शनिक सी बातें लगेंगी आपको, लेकिन 5-7 साल के बाद जब एज निकल जाएगी तैयारी करने की, है ना, या समर्थन सपोर्ट घर वालों से मिलना बंद हो जाएगा, तब पता चलेगा। तो भाई इतना तो जरूर रखना चाहिए आपको याद, है ना। तो जरूर समय का ध्यान रखो। अलार्म लगा लिया करो 11:10-12 का ना, ताकि जैसे अलार्म बजे आपको पता हो कि भाई 2-3 मिनट के बाद क्लास स्टार्ट है, आप एक्टिवली बैठ जाओ। तो कोई बच्चे कहते हैं जब भूल जाते हैं, अचानक से याद आता है 11:15 कि जी क्लास है, तो भाई अलार्म लगा लो। सॉल्यूशन है हर चीज का। और आप सीरियस रहेंगे तो आप भूलोगे ही क्यों, है ना। जैसे मैंने एक जगह कहीं पढ़ा था, लिखा था, एक कोट लिखा था बड़ा सुंदर कि कमिंग लेट इज ए रूड वे टू से दैट योर ओन टाइम इज मोर प्रीशियस देन हु वेटेड फॉर यू। यानी अगर आप लेट आ रहे हैं तो एक रूड तरीका है ये बताने का कि आपका जो समय है ना वो ज्यादा कीमती है दूसरों के समय से। मान लो किसी को आपने टाइम दिया 12 बजे का और आप जा रहे हो 12:25 पे, तो वो बंदा जो बेचारा 25 मिनट बैठा है वहां पे, तो उसे ये तो फील होता है कि यार मतलब हम तो बेवकूफ ही हैं, बताओ यहाँ 12 बजे बुला के 12:30 आ रहा आदमी, हमारे टाइम की तो कोई कीमत ही नहीं है। सुना हुआ लोग ऐसे बात करते हैं, क्योंकि जो लेट आ रहा है वही तो कहना चाह रहा है कि भाई मेरा टाइम बहुत कीमती है, तुम तो ऐसे फालतू हो, खाली हो, तो इसलिए टाइम से आया करो। अब ये बेटा हमारे पास जो इनर्शिया है, इसमें है कि 3 चीजें आई। इसमें हम 3 चीजों को पकड़ेंगे। एक क्या आया? रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन। तो इनर्शिया वो एबिलिटी है कि वस्तु अपने विराम, गति या दिशा की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करे, उसे हम इनर्शिया कहते हैं। अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, इस इनर्शिया को 3 कैटेगरी में हम डिवाइड करेंगे। इनर्शिया को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। और इनके बेटा एग्जाम्पल जो आपको बताऊंगा मैं अभी, आपको इसके एग्जाम्पल में समझाऊंगा इनके, है ना। और आपको क्या करना है, उन 3 एग्जाम्पल को ध्यान से सुनना है और फिर बाद में क्लास खत्म होने के बाद अपनी लैंग्वेज में उन्हें लिख लेना, क्योंकि मैं लिखने लगूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आपने अपनी लैंग्वेज में लिखने हैं बाद में, अभी केवल आपको डिटेल में सुनने हैं। तो इनर्शिया को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। एक है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, विराम का जड़त्व। एक है इनर्शिया ऑफ मोशन, गति का जड़त्व। गति का जड़त्व।
एक है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। दिशा का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब बेटा बच्चे के साथ दिक्कत क्या है, जब कोई पेपर में एग्जाम्पल आता है वो तीनों ऑप्शन डाल देगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो बच्चा फंस जाता है कि कौन से वाले का ये एग्जाम्पल है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान समझना। देखो, अरे इतना तो आप समझ रहे हैं कि भाई इनर्शिया क्या है, किसी वस्तु की गुण, एबिलिटी की वस्तु जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहना चाहे वो इनर्शिया कहलाता है। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब यह है कि किसी वस्तु का वह गुण कि वस्तु अगर रेस्ट में है तो रेस्ट पे ही रहना चाहे तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहलाता है। इनर्शिया ऑफ मोशन यह है कि कोई वस्तु अगर मोशन में है तो लगातार मोशन में ही रहना चाहे, वो इनर्शिया ऑफ मोशन है। और कोई वस्तु जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में रहना चाहे वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनके नाम से पता चल रहा है कि भाई इनर्शिया ऑफ मोशन, वस्तु मोशन में है तो लगातार मोशन में ही रहना चाह रही है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, वस्तु रुकी है तो लगातार रुकी रहना चाह रही है। अगर आप उसकी अवस्था में परिवर्तन करोगे तो उसका विरोध करेगी वो। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, जिस दिशा में वस्तु चल रही है उसी दिशा में चलना चाह रही है। अब इनके एग्जाम्पल समझते हैं वन बाय वन। सबसे पहले इसके एग्जाम्पल आप सुनेंगे ध्यान से और अपनी लैंग्वेज में लिख लेंगे उन्हें। इसके एग्जाम्पल तो डेली लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर की छोड़ो, आम जीवन में हमें पता होने चाहिए। फिर आएंगे हम तीसरे पे। तो पहले इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे आते हैं। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है कि कोई वस्तु अगर रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहना चाहती है। अब देखो इससे एग्जाम्पल हमें डे लाइफ में कहां कहां देखने को मिलते हैं। आपने एक चीज महसूस की होगी, जैसे कि आप कभी किसी बस में या मेट्रो में गए और बहुत भीड़ है, सीट मिली नहीं आपको। मेट्रो का तो आपको पता ही है, सीट विट मिलती तो खैर है नहीं। और अब तो पता नहीं क्या हालात होंगे, मुझे तो खैर 4-4.5 साल हो गए मेट्रो में बैठे हुए, दिल्ली में रहते हुए। तो जो बच्चे जाते होंगे उन्हें पता होगा, जब हम कभी जाते थे अपने कॉलेज टाइम में तो बस अगर सीट मिल जाए तो ऐसा लगता था कि भाई साहब आज के दिन तो बड़ा लक्की दिन है अपने लिए। तो लगता था कि शेयर मार्केट में कहीं पैसे लगा दो, आज तो फायदा ही फायदा होना है क्योंकि सीट मिल गई, कितना बढ़िया दिन चल रहा है आज का। तो अब हम क्या करते थे, सीधे जाते थे मेट्रो में और सीट की तरफ को हमने बाद में देखना ही बंद कर दिया था। पता था मिलनी है नहीं, फालतू में क्यों उम्मीद रखें। तो वहां पे हम खड़े हैं मेट्रो में और ऐसे हमने हैंडल पकड़ा हुआ है, अब मैं ऐसे खड़ा हुआ हूं। अब मान लो कि हम कुछ ऐसे सोच रहे हैं ना, कुछ मैच वैच के बारे में, यार बताओ रोहित शर्मा को मुंबई इंडियन का कैप्टन भी हटा दिया है, वर्ल्ड कप भी जीत नहीं पाए। आपके दिमाग में कुछ चल रहा है ऐसे ही, है ना, ऐसे खड़े हुए सोच रहे हैं। अब क्या हुआ कि जैसे मेट्रो जो खड़ी थी या बस जो खड़ी थी, वो जब जैसे झटके से चलती है, अचानक चलना शुरू करती है और आप ऐसे खड़े खड़े सोच ही रहे हैं, तो तुरंत हमारा शरीर पीछे की तरफ को गिरता है। तो रुकी हुई बस या मेट्रो जब जस्ट आगे की तरफ को चलती है तो पीछे की तरफ को जब आपको व्यक्ति गिरते हुए दिखते हैं, वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से है। देखो क्यों, जब मैं मेट्रो में खड़ा हूं तो मेरा पूरा का पूरा शरीर रेस्ट पर है, विराम अवस्था में है, अब ये रेस्ट पे रहना चाहेगा। अब आप बेटा मेट्रो में खड़े हैं ऐसे, अब आपके जो पैर हैं ये मेट्रो के फर्श के साथ चिपके हुए हैं। जैसे बेटा मेट्रो आगे की तरफ को बढ़ेगी तो पैर तो जो है चिपके हुए हैं फर्श के साथ में, तो आपके जो पैर है ना, ये साथ में जब मेट्रो आगे की तरफ को बढ़ेगी तो पैरों पे आपको फोर्स लगेगा, तो पैर तो आपके मोशन में आ जाएंगे, आगे की तरफ को बढ़ जाएंगे। लेकिन ये धड़ किस पे था, रेस्ट पे, या अभी भी रेस्ट पे रहना चाहेगा। तो आपको क्या होगा कि आपके पैर तो आगे निकलना चाह रहे हैं और धड़ वहीं के वहीं रहना चाह रहा है। आप सोचो आपके शरीर का ऊपर वाला हिस्सा वहीं रहना चाहे और पैर आगे निकलना चाहे, तो शरीर आपको कहां गिरता हुआ दिखेगा, पीछे की तरफ को। तो अगर कोई आपसे कह दे कि जब रुकी हुई बस या मेट्रो अचानक से चलती है तो उसके अंदर के यात्री पीछे की तरफ गिरने लगते हैं, ये किस वजह से होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। आपको बहुत बढ़िया देखने को मिलेगा ये ट्रैक्टर ट्रॉली में। और आपने देखा ना ट्रैक्टर से जो ट्रॉली जुड़ी होती है, बहुत सारे लोग मान लो ट्रॉली में खड़े हैं, जैसे ट्रैक्टर जब अचानक से चलता है ना, ट्रैक्टर में थोड़ा एकदम स्मूथली आराम से नहीं स्पीड होगी, ट्रैक्टर में ज्यादा झटके के साथ बढ़ती है, क्योंकि जो ट्रॉली होती है ना, जो ट्रैक्टर के साथ जुड़ी होती है, वो तो खाली एक ऐसे खांचा सा होता है लोहे का, कोई स्प्रिंग तो लगे नहीं है पूरा प्रॉपर। तो जैसे ट्रैक्टर जब झटके चलता है और आप ट्रॉली में खड़े हो तो बहुत ज्यादा संभावना है कि जैसे ट्रैक्टर चलना शुरू करेगा और आपने कोई चीज अगर आप नहीं पकड़ी और आपका बिल्कुल ध्यान नहीं है और जस्ट ट्रैक्टर चलने लगे तो एकदम से आप पीछे की तरफ को गिर पड़ो, है ना। सर हाँ सर क्या किया मैंने, क्या लिख रहा है भाई सुबह में। एक बच्चा और आ गया नमस्ते सर करने, 11:15 से क्लास है, कोई 11:30 बजे आ रहा, कोई 11:45 बजे आ रहा, एक 12:06 पे आ गया। नमस्ते गुड मॉर्निंग नहीं खत्म होती बच्चों की,
इन्हें पता ही नहीं किस टाइम क्लास में आना है किस में नहीं। तो रुकी हुई बस, मेट्रो, ट्रैक्टर, ट्रॉली जब जस्ट आगे की तरफ को बढ़ती है, जो शरीर पीछे की तरफ गिरता है, उसे हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, है ना। एक बच्चा आया, रफीक सर, वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज का फिजिक्स क्वेश्चन मैक्सिमम आपका पढ़ाया हुआ आया। ये पता नहीं, बच्चे बहुत बोलते हैं। वेस्ट बंगाल में एक लड़का है, पहले भी एक पीसीएस में वहां पे सिलेक्ट हो रखा है, रफीक। वो भी, उसका नाम भी ऐसे ही है, रफीक मोहम्मद करके कुछ है। वो पिछली बार का सिलेक्ट आपके यहाँ से। तो उस बच्चे का भी आया था मेरे पास में फोन। उसने कहा कि सर मैंने बीए किया हुआ है, मेरे साथ लड़कों ने बीएससी कर रखा है, उनसे बढ़िया जो सिविल सर्विसेज में जो होता ना, जो रिटर्न वाला पेपर आता है, मेरा ज्यादा बढ़िया हुआ साइंस का, साइंस स्पेशल पढ़ रखा था उसने कैरेबिल से ही। तो बढ़िया है भाई, मेहनत से पढ़ोगे तो आपको मिलेंगे क्वेश्चन। और बाकी सब जगह जनरल साइंस सेम सी आती है, बस कहीं पर लिखना है सब्जेक्टिव, कहीं पर ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अच्छा, तो बेटा किसका एग्जाम्पल हुआ है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। इसके अलावा इनर्शिया ऑफ रेस्ट आपने और भी देखा है, उसके कुछ और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, आप और ज्यादा बढ़िया से कनेक्ट कर पाओगे। जैसे आपने बचपन में कैरम बोर्ड खेला होगा। ये बेटा जो बच्चा बोल रहा है रफीक, आपके पास क्वेश्चन है क्या? क्या क्या क्वेश्चन आए, क्या कुछ हो तो हमें बता दो, क्योंकि ना मैं देख रहा हूँ हमारे यहाँ ना बंगाल के बच्चे भी बहुत सारे हैं। तुम आगे से उनका भी थोड़ा सा और ध्यान रखें। अगर आपके पास में हो ये पेपर तो मुझे इस नंबर पे भेज देना, 9910674353 पे व्हाट्सअप कर देना, है ना, इस नंबर पे। अगर आपके पास में पेपर है तो आगे के लिए रेफरेंस हो जाएगा हमारे पास। क्योंकि जनरली क्या है ना, हमारे पास यूपी का, बिहार का, एमपी, राजस्थान, इन सब का ना जल्दी हमें मिल जाते हैं पेपर। थोड़ा सा वेस्ट बंगाल या साउथ में या वाले और पार्ट जो हो गए उनके नहीं मिल पाते, बच्चे कम रहते हैं, ऑनलाइन ही है। ऑफलाइन वाले तो बहुत बच्चे बीपीएससी के, तो यहाँ हर तीसरा बच्चे बीपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो उनके मिल जाते हैं। देखो बिहार का वो पेपर था कौन सा, ये पुलिस वाला, दरोगा वाला, वो फिर लीक हो गया। एक तो भारत में बड़ी समस्या है कि हर एक आदमी, सबसे ज्यादा धार्मिक लोग भारत में है और सबसे ज्यादा करप्ट भी यहीं पे ही है। हर एक आदमी को पता है कि भगवान का नाम लेना चाहिए, गलत चीजें नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपको नौकरी लगने का नंबर आ जाए और आपसे कोई कहते हैं भाई साहब 15-20 लाख में लग रही है, तो अंदर के सारे धार्मिकपन, सारी आत्माएं मर जाएंगी हमारी, तुरंत हम पेपर पैसे दे देंगे, हम खुद दे देंगे मान लो, और उसे क्या ही उम्मीद करें, है कि नहीं। तो यहाँ बुरा हाल है। और मंदिर मस्जिद में माथा टेकने के लिए सड़क पे खड़े हैं लोग, नंबर ही नहीं आ रहा है, सिर फोड़ रहे हैं एक दूसरे का, और उनकी जो शिक्षा है वो कोई फॉलो नहीं कर रहा। तब हमें अपना पर्सनल फायदा देखने लगता है। हर पेपर का ये हालत है, स्टेट के तो खास तौर से। अच्छा, जैसे बेटा आप बचपन में जब कैरम बोर्ड खेलते होंगे तो आपने एक चीज देखी होगी कि हम कैरम बोर्ड जब स्टार्ट करते थे खेलना, तो पहले बहुत सारे जो कोइन थे ना, जो गिट्टियां थी कोइंस, इन्हें एकदम से लाइन में लगाते थे ऐसे, है ना, पूरा एकदम से पूरी एक लाइन बना देते थे, लंबी सी लाइन, एक लाइन। अगर बहुत ज्यादा गोटियां तो 2 लाइन बना दी। फिर हम क्या करते थे कि स्ट्राइकर लेते थे। स्ट्राइकर समझ रहे ना आप, जो जिससे हम हिट करते थे, तो पाउडर वोडर लगा के बढ़िया से आपने यहाँ पे स्ट्राइकर ले लिया। अब जैसे मैं स्ट्राइकर से हिट करता था ऐसे ही, तो स्ट्राइकर क्या करेगा बेटा, सबसे नीचे वाले कोइन पे आकर टक्कर मारेगा। अब आपने इतने सारे कोइन लाइन से लगा रखे हैं, तो सबसे जो नीचे वाला कोइन है, टक से आकर टक्कर लगेगी उस पर। तो जैसे उस पर टक्कर लगेगी तो उसमें तो फोर्स लग गया। तो जब सबसे नीचे वाला कोइन है, जो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, धक्का लगेगा, तो ये तो मतलब फोर्स के से कोइन तो बाहर निकल जाएगा, मान लो यहाँ पे आ गया कहीं। लेकिन जो ऊपर के कोइन थे वो सब किस पे थे, रेस्ट पे। वो रेस्ट पे रहना चाहेंगे, उन पर थोड़ी ना फोर्स लगा है। तो नीचे वाले कोइन पे फोर्स लगा, वो तो बाहर निकल गया नीचे वाला कोइन तो। लेकिन ऊपर वाले किस पे थे, रेस्ट में, विराम अवस्था में, वो रेस्ट पर ही रहना चाहेंगे। अब जब नीचे वाला कोइन निकल जाएगा, गैप बन गया, तो खाली होने की वजह से तुरंत से धड़ाम से सारे कोइन नीचे गिर पड़ते हैं। तो कैरम बोर्ड खेलते समय जब हम स्ट्राइकर से हिट करते हैं तो नीचे वाला कोइन बाहर निकल जाता है, ऊपर वाले सारे एकदम से क्यों गिर पड़ते हैं? वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से है, क्योंकि बेचारे ऊपर रेस्ट पे थे, वो आराम से रेस्ट पे रहना चाह रहे हैं। जब नीचे वाला कोइन निकलेगा तो गैप खाली होगा, तो उसे भरने के चक्कर में वो धड़ाम से नीचे गिर पड़ेंगे। वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। तो आज का जब भी आप कैरम बोर्ड खेलो और स्ट्राइकर से हिट करते आप देखो कि जिस स्ट्राइकर को आप, जिस कोइन को आपने हिट किया, वो तो बाहर निकल गया और ऊपर वाले नीचे गिर पड़े, तो बोलना कि ये क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। साथ वालों को बताना, अपने कभी बस अचानक से चले और पीछे गिरने लगो, बताना भाई साहब ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से हो रहा है, क्योंकि बॉडी रेस्ट पे थी, रेस्ट पे रहना चाह रही है, तो पैर तो चिपके हुए हैं फर्श के साथ, तो पैर पे फोर्स लगा, पैर तो आगे बढ़ गए, पर धड़ तो वहीं के वहीं रहना चाह रहा है, इसलिए पीछे गिर रहे हैं। और दूसरा आप ऐसा भी याद रखना कि जब आपका बेटा शरीर पीछे की तरफ गिरे, क्वेश्चन में कहेगी बस अचानक चली, शरीर पीछे की तरफ गिर रहा है,
तो बेटा हमारा शरीर गिर रहा है पीछे, यानी कि पीछे यानी कि हम लेटना चाह रहे हैं, रेस्ट करना चाह रहे हैं। तो किसका एग्जाम्पल है ये? इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। ऐसे कई बार आपने कुछ लोगों को जब इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल देकर वो समझा रहे होते हैं बच्चों को, बहुत सारी आपने वीडियो वगैरह भी देखी होंगी आजकल ना, साइंस से संबंधित समझा के बच्चों को पढ़ाया जाता है वीडियो। तो उसमें टीचर क्या करता है, एक टेबल लेगा, उस टेबल के ऊपर एक बढ़िया सा रेशमी कपड़ा डाल लेगा, है ना, कोई रेशमी कपड़ा सिल्क का बढ़िया एकदम बहुत ही ज्यादा स्मूथ सा जो हो, जो रपटने वाला हो बिल्कुल, और उसके ऊपर एक गिलास रख देगा, 3-4 गिलास एक के ऊपर एक। और वो टीचर करते क्या है, उस रेशमी कपड़े को पकड़ के झटके से खींचते हैं तो कपड़ा तो बाहर निकल जाता है और गिलास झुके तू ऐसे कैसे ही रहते हैं। भाई वैसे क्यों है? देखो जो आपने गिलास रखे हुए हैं वो सारे गिलास किस पे? रेस्ट पे। वो रेस्ट पे रहना चाहेंगे। तो आपने जैसे उसमें नीचे वाले कपड़े को निकाल दिया, कपड़ा तो बाहर निकल गया, वो विराम अवस्था में, तो विराम अवस्था में रहना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो कपड़ा जो है बहुत ही आपको स्मूथ चिकना लेना पड़ेगा। अगर आपने बहुत ही कोई खुदरा सा कपड़ा ले लिया तो जो खुदरा कपड़ा जो उसमें नीचे वाला गिलास है तो उनके बीच में बेटा फ्रिक्शन लग रहा हो, घर्षण। तो जब आप उस कपड़े को खींचोगे तो उस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से नीचे वाले गिलास में भी फोर्स लग जाएगा, वो नीचे वो हट जाएगा तो सारे गिलास ही गिर पड़ेंगे। तो इसलिए जो आपको कपड़ा लेना है वो बहुत ही सिल्की, बहुत ही फिसलन वाला होना चाहिए। यानी उस कपड़े और जो उसके ऊपर लगातार आपने गिलास रखे हैं तो उन गिलास के बीच में घर्षण फ्रिक्शन ना लग रहा हो। तो कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा तो कपड़ा आप खींच लेंगे तो बाकी सारे तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है। तो अगर वस्तु रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगी। और आपने पता चला कैसे उबड़ खाबड़ से एक बेकार सा कपड़ा ले लिया, उसके ऊपर गिलास ले लिए, तो जैसे आप कपड़ा खींचोगे सारे गिलास गिर पड़ेंगे, क्योंकि जो नीचे वाला गिलास है और जो कपड़ा है उनके बीच में फोर्स लग रहा है। तो जैसे आप कपड़े को खींचोगे तो फोर्स की वजह से नीचे वाला गिलास भी खिंच जाएगा तो सारे ही गिर पड़ेंगे। अच्छा, ऐसे ही आपने इसके जैसे तो मैंने कहा ये कैरम बोर्ड वाला, एक मैंने बताया आपको कि रुकी बस जब अचानक चलती है तो शरीर पीछे गिरने लगता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। इसके अलावा आपने इसे और बहुत बढ़िया इसका जो एग्जांपल है वो है क्या, ये वाला, ये पेड़ पेपर में आ जाता है ये वाला। जैसे मान लो बेटा कोई पेड़ है ये, है ना, और इस पेड़ पे कुछ फ्रूट्स लगे हुए हैं। देखो आपने कई बार ऐसा किया भी होगा, हो सकता है कभी बचपन में, किसी पेड़ पे फल लगे हुए हैं, आप उसके टहनी को पकड़ो और टहनी को पकड़ के ऐसे हिला दो। तो किसी पेड़ को पकड़ के उसकी टहनी को हिलाते हैं तो फ्रूट्स गिरने लगते हैं। क्यों भाई? टहनी यहाँ पे फल लगा हुआ है, आपने बेटा टहनी को पकड़ा इसे और आपने टहनी को पकड़ के फोर्स लगाया, तो टहनी फोर्स लगाया तो टहनी तो आगे चली गई, लेकिन ये फल किस पे था? रेस्ट पे। वही के वही रहना चाहेगा, फल वही रहना चाह रहा है। और टहनी पे फोर्स लगा तो टहनी तो आगे चली गई और फल वही रहना चाह रहा है, तो दोनों सेपरेट हो गए तो फल नीचे गिरने लगेंगे। तो किसी पेड़ को हम पकड़ के हिलाते हैं तो उससे जो फ्रूट्स गिरने लगते हैं, जो उससे फल अलग होने लगते हैं, ये किसका एग्जाम्पल है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल है ये मैडम से पूछना भाई केमिस्ट्री कब स्टार्ट होगी, मैडम ही पढ़ाएंगी, है ना। तो किसी पेड़ को जब पकड़ के आप हिला रहे हैं तो उससे जो फ्रूट्स गिरने लग रहे हैं, ये किसका एग्जाम्पल मैंने बताया? इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। ये आपने कई बार देखा होगा, जैसे कि एक चादर है और जैसे आप लोग अगर कभी बाहर रह के पढ़ाई कर रहे हो और आपने नीचे गद्दा बिछा रखा है, उसके ऊपर चादर बिछा रखी है, तो लड़के करते हैं कि आपने नंगे पैर आए ऐसे ही, है ना, घूम रहे हैं कमरे में, फिर चादर के ऊपर भी चढ़ गए, बैठ गए, तो उनकी चादर बहुत गंदी हो गई धूल मिट्टी की वजह से। तो फिर अपने रूम पार्टनर से क्या कहते हैं कि भाई तू इधर से पकड़ चादर को, इस बेडशीट को मैं इधर से पकड़ता हूँ, और वो ऐसे पकड़ के ऐसे झटका देते हैं तो उससे धूल अलग होने लगती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है भाई? जो आपने चादर ली है इसके ऊपर डस्ट चिपकी हुई है, ये डस्ट इसके ऊपर रेस्ट पे है, आपने पकड़ा है चादर को, जैसे आप चादर को झटका दोगे तो चादर में फोर्स लगा, चादर तो नीचे को हो रही है लेकिन वो डस्ट वही की वही रहना चाह रही है, और चादर फोर्स लगने से हो गई नीचे, तो दोनों सेपरेट हो जाएंगे। जब किसी चादर को हम पकड़ के हिलाते हैं तो उससे जो सेपरेट हो जाती है डस्ट, वो किसके से हो रही है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। या मान लो बहुत ही भारी सा कंबल है जिसे आप पकड़ के ऐसे नहीं कर सकते, भाई कंधे दुख जाएंगे, तो हम क्या करते हैं, उस बहुत ही भारी अगर कोई हमारे पास ब्लैंकेट कंबल वगैरह है तो हम डंडे से पीटते हैं, तो डंडे से पीटते हैं तो भी उससे डस्ट निकल जाती है, क्योंकि जैसे जहां पे भी डंडा लगेगा तो वो क्या होगा, कंबल ब्लैंकेट नीचे को बैठेगा और जिसके ऊपर डस्ट थी वहीं की वही रहना चाह रही है, तो दोनों सेपरेट हो जाएंगे। तो सेपरेशन ऑफ डस्ट फ्रॉम बेडशीट या ब्लैंकेट, तो धूल का किसी ब्लैंकेट को पीटने पर उससे अलग हो जाना, या किसी चादर को पकड़ के हिलाने से उससे डस्ट का अलग हो जाना, ये बेटा किसके एग्जाम्पल है? सारे इनर्शिया ऑफ रेस्ट के हैं। तो ये अपने लैंग्वेज में सारे लिख लेना आप, कि जब किसी पेड़ को पकड़ के हिलाते हैं तो उससे फ्रूट्स का अलग होना, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। रुकी बस जब अचानक चलती है तो पीछे उसके अंदर खड़े यात्रियों को पीछे गिरना, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। किसी ब्लैंकेट को डंडे से पीटते हैं तो डस्ट का अलग हो जाना, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो सारे के सारे इनर्शिया ऑफ रेस्ट के एग्जाम्पल हैं।
इसमें ट्री वाला भी आ रखा है कि पेड़ को पकड़ के हिलाने से फ्रूट का अलग होना, ये भी आ रखा है पेपर में। किसी ब्लैंकेट को डंडे से पीटने पर डस्ट का अलग हो जाना, ये भी पेपर में आया हुआ है। और रुकी बस जब अचानक चलती है तो यात्री पीछे की तरफ गिर पड़ते हैं, तो मैंने कहा कि वो भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। बाकी मैंने कहा कि आप अपने डे लाइफ में और कहाँ देख सकते हैं, कैरम बोर्ड खेलते समय या जब हम किसी चादर के ऊपर बहुत सारे गिलास रखे हुए हैं किसी कपड़े के ऊपर, उस रेशमी कपड़े को हम स्पीड से खींचते हैं, काफी झटके से खींचते हैं, तो कपड़ा बाहर निकल जाता है, सारे गिलास वहीं रह जाते हैं। तो ये भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, ये सारे आपको ध्यान रखने हैं। अब आते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन पे। ये मेरा फेवरेट है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये हमारी डे लाइफ में ज्यादा काम आएगा। देखो, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या कहता है कि अगर कोई वस्तु मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगी वो। अगर आप उसकी स्टेट में चेंज करोगे तो उसका विरोध करेगी वो। इनर्शिया ऑफ मोशन का दो बढ़िया एग्जांपल क्या है, जैसे आप किसी कार में बैठे, आप एक कार चला रहे हैं, बट आपकी कार चल रही आपकी कार पहुंच गई 100 की स्पीड पे। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपकी कार चलते 100 की स्पीड पे पहुंच जाए तो आपका शरीर भी कार के साथ साथ 100 की स्पीड पे भाग रहा होता है। अगर आपकी स्पीड कम हो और कार की ज्यादा हो तो आप शीशा तोड़ के पीछे नहीं निकल जाओगे। तो जब कार भाग रही होती है और आप कार के अंदर बैठे हैं, इवन उस कार के अंदर जो भी चीज रखी है, आपने कोई केले की पन्नी रख रखी है, कोई फ्रूट रख रखा है, कुछ और रख रखा है, वो हर चीज जो कार के अंदर है वो सब 100 की स्पीड पे भाग रही है। अब मेरा शरीर भी 100 की स्पीड पे भाग रहा है। अब आपकी गाड़ी जा रही है, मान लो कोई बीच में एकदम से अचानक से कोई जानवर आ गया और गाड़ी उस पर टक्कर मारी, टक्कर लगी और गाड़ी की स्पीड तुरंत क्या हो गई, 100 से मान लो की हो गई 40। लेकिन बेटा हमारा जो शरीर था, क्योंकि टकराया किस पे, वाहन पे टकराया वो, तो गाड़ी की स्पीड तो 100 से हो गई 40। लेकिन हम जब गाड़ी के अंदर बैठे थे हमारा शरीर तो 100 की स्पीड से ही भाग रहा है। तो अब गाड़ी की स्पीड तो हो गई 100 से 40, लेकिन हमारा शरीर अभी 100 की स्पीड से ही भाग रहा है। तो शरीर आगे निकल जाएगा, तो हमारा शरीर शीशा तोड़ के बाहर निकल जाएगा, तो बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए कहते हैं कि आप गाड़ी में बैठो सीट बेल्ट जरूर लगाओ। भाई मान लो कि कभी ऐसा हो गया कि आपकी गाड़ी चल रही है और अचानक से आगे वाले ने गाड़ी रोक दी और एकदम से टक्कर लगी गाड़ी में, तो गाड़ी की स्पीड 100 हो गई 10, और अगर शरीर 100 की स्पीड से आगे जाएगा तो सोच लो गाड़ी तो 10 पे कम है और शरीर 100 की स्पीड से आगे निकलेगा, शीशा तोड़ के पूरा बाहर, खत्म कहानी। तो यह अचानक से बहुत तेज जब ब्रेक मारने पड़ जाते हैं कई बार गाड़ी में, तो भी क्या होगा कि हमारा शरीर आगे जाकर टक्कर मार सकता है। तो इसलिए चलती हुई गाड़ी में जब ब्रेक लगता है तो शरीर जो हमारा आगे की तरफ निकल रहा है वो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से है। क्योंकि भाई जब गाड़ी चल रही है तो जितनी स्पीड गाड़ी की स्पीड 100 तो शरीर की स्पीड भी 100, तो ब्रेक लगे गाड़ी के टायरों पे तो गाड़ी की स्पीड तो रुक गई, पर शरीर अभी भी 100 की स्पीड से आगे जाना चाहेगा, वो उसी स्टेट में रहना चाहेगा, तो शरीर आगे निकल जाएगा। लेकिन भारत में लोग क्या है, मूर्ख हैं। यहाँ लोगों को क्या लगता है कि सीट बेल्ट तो केवल, कई बार लोग घरों में भी बात ऐसी करते हैं, दिक्कत ही है ना, बच्चा सीखे कहां से, घर वाले भी ऐसे बात करेंगे, अरे ये तो बस कुछ नहीं, सरकार का ट्रैफिक पुलिस वालों का ना पैसे कमाने के धंधे बना रखे हैं, ट्रैफिक चलान काट दिया, ये कर दिया ना। तो इस तरह के हम लोग घर में भी बात कर रहे होते हैं। तो बच्चा जो है वो बचपन से घर से ही क्या सीख रहा है, वो कभी सम्मान ही नहीं कर पा रहा है किसी भी चीज का, कि ना तो उसका डर है किसके प्रति, कानून के प्रति, ना सम्मान है। तो बच्चे लोगों की आदत पड़ गई है, किसी को साथ में देखा बैठ के वो खुद सीट बेल्ट नहीं लगा रहा, उससे आप क्या सुन रहे हैं, अरे कोई नहीं देखा, पुलिस वाला रोकेगा, बात कर लेंगे, 2 मिनट में भी बात करवा देंगे। तो लोगों के मन में इससे प्राइड से जोड़ लिया है कि अगर हमने सीट बेल्ट लगाया तो बेइज्जती वाली बात है हमारे लिए, है ना। अभी फोन कर देंगे फूफा जी को, मामा जी को फोन मिला दूंगा, विधायक है ये वो इंस्पेक्टर हैं, तो अब भाई ठीक है, आपके मामा जी नेताजी छोड़ो, आप खुद ही हो मान लो विधायक, लेकिन जब आपकी गाड़ी रोड पे चल रही है, अगर वो ब्रेक लगे बहुत तेजी से या किसी से टकरा गई या कुछ भी हो गया, तो वहां पे तो क्या करेगा आप, चाहे कोई पोस्ट के आदमी, फिजिक्स तो सबके लिए बराबर ही है, तो शरीर शीशा तोड़ के आगे निकलेगा। कुछ लोग क्या बहाना बनाते हैं जी भाई साहब मेरे सीट बेल्ट लगा के गाड़ी चलती नहीं है, क्यों, क्योंकि उन्होंने आदत नहीं डाली। जब आप गाड़ी चलाना सीखो कभी भी जीवन में, तो आप शुरुआत ये करो कि पहले सीट बेल्ट लगाओ, उसके बाद गाड़ी चलानी शुरू करो। आपकी आदत मैं बता रहा हूं ऐसे बन जाएगी कि बिना सीट बेल्ट के आपसे गाड़ी 5 किलोमीटर नहीं चला पाओगे। मेरे साथ यही है, मैं गाड़ी में जैसे बैठता हूँ ऑटोमेटिकली हाथ ऐसे जाता है ऐसे, अगर मैं सीट बेल्ट नहीं लगाऊं ना तो मेरे से ऐसा लगता है कि पूरा शरीर खाली सा है और जैसे बस नहीं चलेगी गाड़ी। तो हमें आदत ऐसी बनानी चाहिए ना जिसमें अपना भी फायदा है, ना कोई ट्रैफिक पुलिस वाला रोकेगा, ना फालतू में किसी से फोन पे बात करा ली, ना किसी का एहसान लेना, है ना, और ना दूसरा अपनी सुरक्षा भी है, तो ये बहुत जरूरी है। अच्छा ऐसे आपने कुछ लोग, चलो पहले इसको बना देता हूँ, अगर मान लो कभी ब्रेक लगे और आपका शरीर जो आगे की तरफ को गिरेगा वो इनर्शिया ऑफ मोशन, तो याद रखना जब भी शरीर कहेगा आगे गिर रहा है तो आगे शरीर जा रहा है कि नहीं, मोशन में जा रहा है, और जब शरीर पीछे जाता है तो रेस्ट करना चाह रहा है, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल था। या इसी चीज को आपने और भी तरीके से देखा होगा, कुछ लोग रील बना रहे होते हैं आजकल,
स्कॉर्पियो गाड़ी या थार गाड़ी के बोनेट पे बैठ जाएंगे आगे, वो गाड़ी चल रही है बढ़िया आराम से, रील वील बना रहे हैं, वो अंदर जो बैठा व्यक्ति जैसे वो ब्रेक लगाता है वो बोनेट से आगे गिर पड़ते हैं। भाई जब आप उस बोनेट पे बैठे थे तो भले ही आपकी गाड़ी की स्पीड 20 थी, तो आपके शरीर की स्पीड भी 20 है, और आपने ऐसे मान लो कुछ पकड़ नहीं रखा, आप ऐसे मजे मस्ती में अपना रील वील बना रहे हैं, डांस वांस कर रहे हैं, तो गाड़ी आपकी चल रही है 20 की स्पीड से, आपके शरीर की स्पीड भी 20, तो जैसे ब्रेक लगेंगे तो गाड़ी तो रुक गई, पर शरीर अभी 20 की स्पीड से आगे जाना चाहेगा, तो इसलिए आगे गिर पड़ेंगे। एक बार मैं एक रील देख रहा था, उसमें एक बस थी, बहुत सारे बच्चे राजस्थान में किसी पेपर को देने जा रहे थे, छत पे बैठे थे बहुत सारे बच्चे, बस चल रही है, अचानक से कोई चीज सामने आई, उस बस वाले को ब्रेक मारने पड़ गए, 10-12 बच्चे छत से गिर पड़े, वो आराम से बैठे हुए थे। अब बस जा रही है 50 की स्पीड पे, 40 की स्पीड पे, तो आपके शरीर की स्पीड भी वही है, जैसे ब्रेक लगेंगे गाड़ी तो रुक गई, आपका शरीर उतनी स्पीड से आगे बढ़ना चाहेगा। ऐसे गिर रहे जैसे सब्जी नहीं गिरती छत पे से, ऐसे गिर रहे थे बच्चे। तो एक तो छत पे बैठना ही नहीं चाहिए हमें, पहले तो बदतमीजी यही है, और दूसरा आपको पता ही है कि इनर्शिया ऑफ मोशन भैया काम करेगा, तो आपको पूरा एक्टिव रहना चाहिए। कई बार आपने एक चीज और देखी होगी, जैसे कुछ लोग ट्रेन में जा रहे हैं और वो जैसे ही उनका प्लेटफॉर्म आने वाला होगा, उनका स्टेशन आने वाला है, तो गेट पे खड़े हो जाते हैं। आजकल तो खैर गेट पे वैसे भी खड़ा नहीं होना चाहिए, दिल्ली विल्ली में तो क्या करते हैं लोग ना, कुछ जब गाड़ी की स्पीड कम होती है ना तो बाहर खड़े रहते हैं, जैसे गाड़ी की स्पीड कम होती है ऊपर घुसते हैं, और जब बिल्कुल गेट पे व्यक्ति खड़ा रहता है उसका बैग वैग छीन के भाग जाते हैं। अभी मैं एक बार अमृतसर से आ रहा था, मुश्किल से 1-1.5 महीना भी नहीं हुआ हुआ, दिवाली से 2-3 दिन पहले की बात है। तो जैसे वो ट्रेन स्टेशन के नजदीक आने लगी, शताब्दी ट्रेन आ रही थी, तो वो जैसे ही वो एक लेडीज खड़ी थी गेट के पास, एक बंदा अचानक से आया, बैग छीना, गायब, वो बच्ची लाती रह गई वो। तो अब वो लोग क्या करते हैं, गेट के आसपास पहुंचे, तो जैसे उनकी गाड़ी प्लेटफॉर्म के नजदीक पहुंचेगी, स्पीड कम होगी, तो पैर रखते हैं प्लेटफॉर्म पे और चलती हुई ट्रेन से उतर जाते हैं, साथ साथ भागने लगते हैं। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? उन्हें पता भैया कि अगर ट्रेन की स्पीड 15 भी है तो हम ट्रेन के अंदर खड़े हैं, तो हमारे शरीर की स्पीड भी 15 है, तो जैसे अगर आपने सीधे पैर प्लेटफॉर्म पर रख दिए तो पैर की स्पीड तो 0 हो गई, पर शरीर अभी 15 की स्पीड से भागेगा, तो आपका मुंह आगे लग सकता है। तो इसलिए वो लोग करते क्या है कि जब चलती हुई ट्रेन से उतरते हैं तो साथ में अपने पैरों को भी चलाना शुरू करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बॉडी तो भागी रही है, तो साथ में पैरों को भी भगाओ, फिर धीरे धीरे अपनी स्पीड कम करते हैं। क्यों ले भाई इतना रिस्क? जब बिल्कुल आराम से प्लेटफॉर्म पर गाड़ी रुक जाए, 15-20 सेकंड के बाद तो रुकी जाएगी, जहां आपने कई घंटे का वेट किया 10-20 सेकंड का और कर लो। तो चलती हुई ट्रेन से उतरते समय जो बहुत बार लोग, या बस से उतरते समय बहुत बार लोग जो आगे गिर पड़ते हैं, जो उनका मुंह आगे की तरफ को लगता है, वो सब इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से हो रहा है। तो जब भी आप किसी भी एक ऐसे वाहन में हैं, एक ऐसे वाहन के अंदर हैं जो कि मोशन में हो, ठीक, तो अगर वो चीज मोशन में है तो आपका शरीर भी मोशन में रहता है। तो अगर उसकी स्पीड 30 है तो आपके शरीर की स्पीड भी 30 है। तो अगर आप वाहन के अंदर हैं तो ब्रेक लगेंगे, वो रुकेगा तो आपका शरीर आगे की तरफ को गिरेगा, अगर आप उतर रहे हैं तो आपका शरीर मुंह आगे की तरफ को लगेगा। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है? इनर्शिया ऑफ मोशन के। ठीक, अब आते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन पे। तो आपने कई बार देखा होगा एक चीज, इस बेटा आप किसी बस में बैठे हैं और आपकी बस बढ़िया सीधी चल रही थी, लेकिन जैसे बस आपके किसी मोड़ पे अचानक से मुड़ती है तो हमें लगता है ना खिड़की से बाहर की तरफ को निकले, होता ना कई बार जब बस किसी शार्प टर्न पे मुड़ती है तो हम ऐसे, अगर कोई बगल में इधर बैठा हो तो शरीर पूरा ऐसे बाहर की तरफ को जाता है, कोई पानी की बोतल हमारे पास रखे तो भी लुढ़क के इधर की तरफ को भागने लगती है। ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से है। देखो हो क्या रहा है, जैसे आप इस बस में है, अरे बेटा बस जा रही है सीधी, अगर आप बस में बैठे हैं ना तो आपका शरीर भी इस सीधी डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है। बस सीधी भाग रही है 50 की स्पीड पे, तो आपका शरीर भी 50 की स्पीड से बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में भाग रहा है, सीधी इस डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है। अब बस चल चलते क्या हुआ, टायरों पे आपने स्टीयरिंग से फोर्स लगाया और आपकी बस मुड़ गई। अब बस में आप यहां बैठे हैं, अब देखो आपका जो शरीर है वो इस वाली डायरेक्शन को फॉलो कर रहा था। अब जैसे आप बस चल चलते अचानक से मुड़ेगी तो शरीर तो इसी डायरेक्शन को फॉलो करना चाहेगा, तो आपकी बॉडी इसलिए बाहर की तरफ को गिरती है क्योंकि उसे इसी दिशा में रहना है, इसी डायरेक्शन को फॉलो करना है। तो चलती बस जब अचानक से मुड़ती है, जब बस में बैठे थे तो चलती बस सीधी जा रही थी तो ये शरीर हमारा इस डायरेक्शन को फॉलो कर रहा था, तो बस जैसे आप अचानक से मोड़ोगे तो शरीर अभी भी इस डायरेक्शन को फॉलो करना चाहेगा, इसलिए बाहर की तरफ को गिरता हुआ दिखता है। तो पेपर में अगर आपसे पूछ ले कि चलती बस में ब्रेक लगने पर शरीर आगे गिरता है, इनर्शिया ऑफ मोशन, रुकी बस अचानक चलेगी शरीर पीछे गिरेगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, चलती बस में मुड़ते समय आप बाहर की तरफ को गिरते हो, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, इनमें से कोई सा एक आपको बताना कि वो किसका एग्जाम्पल है। शॉर्टकट में लिखना, इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो तो IOR लिख देना, इनर्शिया ऑफ मोशन हो तो IOM, और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हो तो IOD। ये आई का है इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन।
क्वेश्चन है मेरा, एक क्वेश्चन आया पेपर में कि ट्रेन में एक मूंगफली बेचने वाला व्यक्ति जब चलती हुई ट्रेन से प्लेटफॉर्म पर उतरने की कोशिश करता है तो वह गिर पड़ता है। ये किसका एग्जाम्पल है? ये ट्रेन में मूंगफली बेचने वाला व्यक्ति जब एक चलते हुई ट्रेन से उतरते समय गिर पड़ता है, किसका एग्जाम्पल है आपको बताना है। हाँ, बेटा किसका एग्जाम्पल है? इनर्शिया ऑफ मोशन का। बस ने कहा कि जो ट्रेन में मूंगफली बेचने वाला व्यक्ति, चलती हुई ट्रेन, अगर ट्रेन चल रही है, ट्रेन की स्पीड अगर 20 भी है तो उसके शरीर की स्पीड भी 20 है। जब उतरेगा तो क्या होगा? वो जैसे ही अपने प्लेटफॉर्म पर पैर रखेगा, पैर तो उसके रुक जाएंगे, तुरंत चिपक जाएंगे प्लेटफॉर्म के साथ, लेकिन शरीर तो 20 की स्पीड से आगे भागना चाहेगा तो तुरंत आगे की तरफ गिर पड़ेगा। तो किसका एग्जाम्पल है? इनर्शिया ऑफ मोशन का है। ठीक है, तो इन सबको एग्जाम्पलों को लिख लेना अपनी लैंग्वेज में। आज मैं यहीं पे छोड़ रहा हूं, कल को हम आगे बढ़ेंगे यहीं से। ठीक है, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा इस चैप्टर में। अभी शुरुआत में अभी आराम से आसान चीजें चल रही हैं, जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन में लेवल बढ़ाया था धीरे धीरे, ऐसे यहाँ भी बढ़ाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय एवरीबॉडी।